एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग द चैप्टर कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज इसका लास्ट लेक्चर है बिकॉज हमने चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है एक एक करके देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है और समझेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर कैसे लिखने हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्लैंक स्लाइड नहीं, क्वेश्चन पर आ रहे हैं। What is the question? Question is describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. बच्चों ऐसे नहीं था कि फ्रांस के लोग एक दिन नींद से मतलब उठे, उन्हें सपना आया और वो जो है रेवोल्यूशन लाने में लग गए। ठीक है, there were some events that happened in France which ultimately led to the revolution. लोग पागल नहीं थे कि ऐसी रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, कुछ कुछ चीजें उनके साथ हुई तब जाकर क्यूमुलेटिवली वो जो है एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब लुई 16 जो है ही वाज अपॉइंटेड एज द न्यू किंग, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो जब लुई 16 राजगद्दी पर आकर विराजमान होते हैं तो सबसे पहली चीज जो उनको मिलती है वो थी एक एम्प्टी ट्रेजरी, यानी कि जो फ्रांस की तिजोरियां थी वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। इसके पीछे हमने रीजंस भी पढ़े थे कि लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, तो बहुत सारी लड़ाइयां जो फ्रांस ने लड़ी उसमें पैसा खर्च हो गया। साथ ही में कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, तो यहाँ का जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था उसकी मेंटेनेंस में काफी ज्यादा पैसा लगता था। साथ ही में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करा था टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन करने में मदद करी थी, तो उसमें बहुत सारा पैसा लग गया। तो ये सब पैसा जो है लग जाता है और फ्रांस के पास पैसा इस टाइम पे बचा नहीं होता है। अब यहाँ पर राजा सोचते हैं कि उन्हें पैसा तो चाहिए, देश चलाना है, पैसा तो चाहिए। ठीक है, तो पैसे के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली टैक्स लगाएंगे लोगों पर, लेकिन सारे लोगों पर टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स लगाएंगे तो सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों पर, क्योंकि सिर्फ उन्हीं से ही टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीजें होती हैं जैसे जो हमने पढ़ी है कि वॉर ने 2 बिलियन लाइव्स नहीं, लीवरे जो कि फ्रांस की करेंसी थी, ठीक है, उसका डेट जो है चढ़ा दिया था। और हम लोग देखते हैं lenders who gave credit began to charge 10% interest, so the French government had to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. तो यार एक तो पहले ही उनके ऊपर डेट यानी कि कर्जा चढ़ रखा है, ऊपर से जहां से उन्होंने लोन लिया था उस लोन पे भी उन्हें ब्याज देना पड़ रहा है 10% का। तो इस वजह से फ्रांस का काफी सारा बजट इसी इंटरेस्ट को चुकाने में भी चला जाता था। पैसा है नहीं, ठीक है, पैसा नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब पैसा ही नहीं है तो कहां से अपने एक्सपेंसेस को मीट करोगे, कहां से अपने खर्चों को पूरा करोगे? सो रेजिंग टैक्सेस डिड नॉट सफाइस। डिड नॉट सफाइस का मतलब है काफी नहीं है, टैक्स बढ़ाना भी काफी नहीं है, because the French society was divided into 3 estates and only the third estate had to pay taxes. सिर्फ थर्ड एस्टेट ही है जो टैक्सेस पे करता था इस टाइम पर। The first estate and the second estate did not pay any taxes and the population of France was also growing massively. This led to a rapid increase in the demand for food grains. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्सेस पे नहीं करता था, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी और सारे लोग ज्यादा, अब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खाना भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। डिमांड ज्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं एसेंशियल कमोडिटीज के वो काफी ज्यादा फ्रांस में इस टाइम पे बढ़ जाते हैं। प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली एंड मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। तो बहुत से वर्कर्स लेबरर की तरह काम करते थे जिनके ओनर ने उनकी जो वेजेस है, दिहाड़ी है, उसको फिक्स कर रखा था, बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। लेकिन वो जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी थी, प्राइस इतना है पर वेजेस उतनी नहीं है। वेजेस उतनी की उतनी मिल रही है जितनी पहले मिलती थी। महंगाई होती जा रही है बट आप जो कमाई कर रहे हो वो उतनी ही है, अभी भी वो कमाई बड़ी नहीं है, तो आपके खर्चे पूरा करना और भी मुश्किल हो गया है। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडन। तो रिच एंड पुअर जो है उनके बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बढ़ता चला जा रहा था। थर्ड एस्टेट पे सारा टैक्स पे करने का जो है जिम्मा आ गया था। उसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन फ्रांस में इमर्ज हो गई थी, जहां पर जो गरीब इंसान था उसको पहली बात तो टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, उसके पास खाने को खाना नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको वेजेस नहीं मिल रही हैं, उसको जो है अपने खर्चे पूरे करने हैं, खर्चे वो पूरे नहीं कर पा रहा, तो हर चीज का ब्लेम जो है वो डाल देगा सरकार के ऊपर। एंड दैट इज वाई एक रिजेंटमेंट जो है लोगों की, स्पेशली गरीब लोगों की, इमर्ज हो गई थी अगेंस्ट द किंग एंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स लेड टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन। तो ऐसे दिन, मतलब ऐसे एक दिन में नहीं आ गया है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली उस रेवोल्यूशन को, तो ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन सभी फैक्टर्स की वजह से वन बाय वन
फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, सेकंड क्वेश्चन है which groups of French society benefited from the revolution and which groups were forced to relinquish power? Which sections of the society would have been disappointed with the outcome of the revolution? किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कौन डिसअपॉइंट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से, चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं wealthier class of the third estate which came to be known as the new middle class of France benefited most from the revolution. This group comprised of big businessmen, petty officers, lawyers, teachers, doctors, traders. Previously, these people had to pay the state taxes and they did not enjoy the equal status. But after the revolution, they began to be treated equally with the upper sections of the society. तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों को। अब आप सभी को पता है फर्स्ट एस्टेट में थी क्लर्जी, सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट वाज अ मिक्स ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड एस्टेट के अंदर कुछ अमीर लोग भी थे जो मिडिल क्लास थे और कुछ लोग बिल्कुल गरीब थे, है ना, आर्टिसंस, पेजेंट्स और ये सब। अब फायदा सबसे ज्यादा हुआ है थर्ड एस्टेट के मिडिल क्लास लोगों को, ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद से इन लोगों को एक बराबर का दर्जा मिलने लग गया विद द अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। साथ ही में हम लोग देखते हैं विद द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जैसे ही फ्यूडल सिस्टम खत्म होता है, the clergy and the nobility came on the same level with the middle class. They were forced to give up their privileges and their executive powers were also taken away from them. तो यहाँ पर दुख किसको हुआ, क्लर्जी को और नोबिलिटी को, क्योंकि उनका थोड़ा स्टेटस गिर गया। पहले उनको सोसाइटी में काफी ऊंचा माना जाता था, बट रेवोल्यूशन के बाद में उनको अपनी पावर्स गिव अप करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो भी मिडिल क्लास से एट पार उसी सेम लेवल पे आ जाते हैं। बट अभी भी एक क्लास थी जो बिल्कुल खुश नहीं थी, दैट वाज द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज अर्नर्स, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थे विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि उनको तो कोई फायदा हुआ नहीं, वोटिंग राइट भी उनको नहीं मिलता था, ठीक है। विमेन का भी जो है सोसाइटी में कोई रोल बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होता है, तो इस वजह से दे वर आल्सो डिसकंटेंटेड। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड है पुअरर सेक्शंस, लोगों को जिनको पावर अपनी गिव अप करनी पड़ी वो थे क्लर्जी, नोबिलिटी, और सबसे ज्यादा फायदा हुआ हमारी न्यू मिडिल क्लास यानी कि थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों को। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। तो यार फ्रेंच रेवोल्यूशन तो खत्म हो गई, लेकिन डेफिनेटली पूरी दुनिया को वो कुछ सीख सिखा गई और बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आया था, जिससे कि दुनिया भर के लोगों ने बहुत सी चीजें सीखी हैं, उनको अपनाया है और उनको कैरी फॉरवर्ड करा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी का आइडिया हो या फिर डेमोक्रेसी का आइडिया हो या डेमोक्रेटिक राइट्स जो अधिकार होते हैं जो लोगों को मिलने चाहिए उनका आइडिया हो, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगेसीज हैं जो कि दुनिया याद रखेगी कि ये चीज हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दी थी या सिखाई थी। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal systems were abolished. धीरे धीरे ये चीज जो फ्रांस में चालू हुई थी, डिमांड्स जो फ्रांस में चालू हुई थी, जिसके बेसिस पे रेवोल्यूशन आता है, ये सारी चीजें पूरे यूरोप में फैलने लगती हैं और वहां पर भी लोगों को अपने राइट्स की इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज होती है। पीपल स्टार्टेड द सेम थिंग दैट स्टार्टेड इन फ्रांस, वो भी अपनी जो है मोनार्कियल रूल या जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनके खिलाफ लड़ने लगते हैं और इन्हीं आइडियल्स के बेसिस पे लड़ते हैं कि वी ऑल्सो वांट इक्वल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि द कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशनल स्टेट। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दैट इमर्ज्ड इन पीपल बिगैन टू क्वेश्चन द एब्सोल्यूट पावर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, जो लोग इस टाइम पे कॉलोनाइज्ड थे, यानी कि जिनके ऊपर कॉलोनियल रूल चल रहा था, जिसमें से इंडिया भी एक थी, तो वो सारे लोग भी फ्रीडम के आइडिया पे वर्क कर रहे थे। वो इस बॉन्डेज से, जिस बंधन में वो बंधे थे कि जो कॉलोनियल पावर्स उन पे कब्जा करके उन्होंने रखा था, तो इस कब्जे से वो भी रिहा होना चाहते थे, छूटना चाहते थे। और फ्रीडम का आइडिया कहाँ से आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। साथ ही में हम लोग देखते हैं नेशनलिज्म का आइडिया जो है, राष्ट्रवाद का जो आइडिया है, वो लोगों के अंदर इमर्ज होता है। लोग अपना इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट फॉर्म करना चाहते थे। उसी के साथ पीपल ऑल्सो बिगैन टू क्वेश्चन एब्सोल्यूट पावर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एब्सोल्यूट पावर थी बच्चों, सबसे पहले एब्सोल्यूट पावर पे सवाल ही फ्रेंच लोगों ने उठाया है कि आप, मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी पावर पे कोई लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी और किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, है ना। और वही सेम चीज जो है बाकी लोग भी करने लगे, वो भी इस एब्सोल्यूट पावर पे जो कि उनकी किंगडम्स में चल रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। साथ ही में टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय गॉट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमारे इंडिया के भी कुछ लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ democratic rights we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution। तो कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स जो कि हम आज की डेट में एंजॉय करते हैं, जिसका ओरिजिन हम फ्रेंच रेवोल्यूशन तक ट्रेस कर सकते हैं, उन राइट्स के बारे में हमें बताना है।
सबसे पहले है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अपने मतलब कुछ भी बोलने का, अपने आप को व्यक्त करने का जो अधिकार है, ये सारी चीजें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में फ्रांस के अंदर लोगों को मिली थी और हमारे पास आज भी ये अधिकार मौजूद है। साथ ही में फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब कुछ भी छपने का, लिखने का अधिकार। साथ ही में द राइट टू वोट, मत देने का, वोट देने का अधिकार। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब है कि जो एक समय पर लोगों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, सर्वेंट बनाकर, स्लेव्स बनाकर, उसका अबॉलिशन। साथ ही में अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी कि कोई भी चीज जैसे पहले ब्लॉक कर दी जाती थी कि आपने राजा के खिलाफ लिख दिया, इसके खिलाफ लिख दिया, तो उसको छापा ही नहीं जाएगा, उसको दिखाया ही नहीं जाएगा, लेकिन उस सेंसरशिप को भी अबॉलिश करना। राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लाइक ओन करने का, राइट टू लिबर्टी आजाद होने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का अधिकार। तो ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप ट्रेस बैक कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे ये राइट्स जो है लोगों को दी जा रही थी। ऑल राइट्स, ऑल राइट, ऑल राइट्स, ऑल राइट्स, राइट्स राइट्स पढ़ा के ऑल राइट्स हो गया। चलो नेक्स्ट है, वुड यू अग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बिसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस? एक्सप्लेन। यस, ऑब्वियसली। देखो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां पर लिखा है कि क्या आप इस बात से एग्री करोगे कि जब यूनिवर्सल राइट की बात आती है कि सभी को बराबर राइट्स देना, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है, मतलब कहीं ना कहीं वो आइडिया बोला गया है कि यूनिवर्सल राइट्स दी जा रही है, बट उसमें दिक्कत है कुछ। क्या दिक्कत है? तो देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी, बट लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर डिनाइड टू इट। Women were still regarded as passive citizens. They did not have any political rights, such as the right to vote and hold political offices like men. Hence, their struggle for equal political rights continued. तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। आप बोल रहे हो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में सबको बराबर राइट्स दे दिए, सबको इक्वालिटी दे दिया, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन थी। महिलाएं जो थी अभी भी वो पैसिव सिटीजन की तरह देखी जाती थी, ना उनको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन दी जाती थी, ना उनको राइट टू वोट दिया जाता था। उसी के साथ यार सिर्फ महिलाएं ही नहीं, आदमी भी जो कि जिनके पास पैसा नहीं था उनको भी पैसिव सिटीजन बना दिया था। तो वाली चीज थी, मतलब सबके पास बराबर राइट्स तो नहीं थे, है ना। हेंस स्ट्रगल जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो कंटिन्यू होता रहा, एंड इस टाइम तक तो उतना जो है इक्वालिटी नहीं मौजूद था। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि हमने चैप्टर के बिल्कुल अंत में पढ़ा था। राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन जो है वो कौन थे? एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, है ना। और बच्चों आप लोग मुझे जरूर बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर कि नेपोलियन जो है वो किस वॉर में हारे थे और कौन से साल में हारे थे। वैसे तो अभी वो लिखा हुआ आ जाएगा, बट पहले ही अभी जब मैंने पूछा तभी फटाफट से कमेंट कर दो। चलो, तो नेपोलियन की अगर हम बात करें तो 1804 में जो है एम्परर बन जाते हैं फ्रांस के। ही सेट आउट टू कॉन्कर, नेबरिंग कंट्रीज को कॉन्कर करना चालू करते हैं, डायनेस्टीज जो है हटा देते हैं, किंगडम्स क्रिएट कर देते हैं जहां पे अपने ही फैमिली मेंबर्स को प्लेस भी कर देते हैं। He saw himself as a modernizer of Europe, introduced many laws such as protection of private property, uniform system of weights and measures provided by the decimal system, and many of his measures carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe. तो मैंने आपको बताया ही था कि नेपोलियन जब आते हैं तो वो एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप की तरह अपने आप को बताते हैं कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज करने आ रहा हूँ, मॉडर्न प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करने आ रहा हूँ। और ना वो अपने नेपोलियनिक कोड में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफी अच्छे भी होते हैं, जहां पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जहां पर वो एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करते हैं, ट्रेड वगैरह पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाते हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। बट बच्चों कहीं ना कहीं नेपोलियन ने जो भी अच्छे काम करे थे, चाहे लोग उससे खुश भी हुए हों, लोग उनको लिबरेटर की तरह भी इनिशियली देखते थे कि ये हमको शायद आज़ादी दिलवाने आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद में उन्होंने सेंसरशिप करनी चालू कर दी, उन्होंने जो है लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करना चालू कर दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो नेपोलियन से लोग खुश भी थे वो भी निराश हो जाते हैं, फाइनली इनको एक वॉर में डिफीट कर दिया जाता है। तो वही मैंने आपसे वॉर का नाम पूछा है, मैं नीचे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर वो लिखा हुआ आ जाएगा। सो लास्ट में वही पॉइंट है कि ही वॉज डिफीटेड एट दिस पर्टिकुलर बैटल, है ना, और कौन सा साल, तो सारी चीजें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सिलसिला, जहाँ पर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा जो चैप्टर था हमारा लंबा सा चैप्टर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी ये क्लास जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय।